हेलो बच्चों, वेलकम बैक। आज हम क्लास 11th केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 जिसमें हम लॉज स्पेशल जितने भी लॉज हैं उसके बारे में आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर नंबर 1 में इससे पहले भी और टॉपिक्स थे बट वो बिल्कुल आसान मोलैरिटी हैं, बिल्कुल सिंपल से। तो मैंने सोचा कि वो तो सब बच्चों को 9th में 10th में पढ़कर आए हैं, तो क्यों ना इस टॉपिक से स्टार्ट किया जाए जो कि कुछ बच्चों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ये भी आप लोग 9th में पढ़ के आए हैं, आई नो, सबको पता है, नहीं जो 11th में बच्चे हैं, बट फिर भी इस टॉपिक को समझाने की थोड़ी जरूरत है। तो हमारे पास कुछ लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन है। उन लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन में हमारे पास इतने सारे लॉज हैं सिलेबस में, जो कि ये वाला इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लास्ट वाला, बट फिर भी हम बाकी के लॉज तो हम अपने सिलेबस में पढ़ते हैं, ठीक है। तो कौन से लॉज है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन और लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन और गेल-लुसाक्स लॉ ऑफ गैसेस वॉल्यूम, जिसको अभी के लिए छोड़ दो। वैसे तो हम सभी छोड़ रहे हैं। आज की वीडियो में हम इसके ऊपर बात करने वाले हैं। इस लॉ को डिटेल में पढ़ेंगे। ये धीरे धीरे एक एक वीडियो करके सबकी अलग अलग वीडियो बनाऊंगा, बट आज हम कांस्टेंट प्रोपोर्शन पे बात करेंगे। कंजर्वेशन ऑफ मास थोड़ा सा आसान है, इसलिए उसकी बात अभी नहीं कर रहे। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है, उस पर चलते हैं सीधे के सीधे। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन क्या कहता है? वो कहता है कि एक केमिकल कंपाउंड जो भी कुछ सेम एलिमेंट से बन रखा हो उनका मास भी सेम रहेगा। सर ये क्या बोल दिया, ये क्या लिख दिया, ये क्या कर दिया? देखो, मेरे पास मान लो कार्बन डाइऑक्साइड है, हम कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के बड़े सारे तरीके हैं, कैसे भी बना दो, C+O2 कर दो तो भी कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, है ना। लाइमस्टोन को हीट कर दो इसको, तो क्या मिलेगा? CaO मिलेगा और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलती है। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसी भी मिले तुम्हें, कोई भी प्रोसेस से मिले, कहीं भी मिले, किसी भी जगह पर मिले, किसी भी प्लेनेट में मिले, धरती के नीचे मिले, ऊपर मिले, उसकी जो रेशियो है वो सेम रहने वाली है। किसकी? मास की। कार्बन डाइऑक्साइड जब भी तुम्हें मिलेगी उसमें एक कार्बन होगा और 2 ऑक्सीजन होंगे, ये तो पक्की बात है। इनका मास देखो, इसका मास होता है 12 मॉलिक्यूलर मास, इसका मास होता है मॉलिक्यूलर 12 और इसका होता है 16 दूनी 32। तो इनकी रेशियो है जो बाय मास का प्रोपोर्शन, कार्बन डाइऑक्साइड कहीं भी मिले वो 12:32 ही रहेगा। कार्बन डाइऑक्साइड कभी, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दो, 4 × 12 और 4 × 8 32, तो हमेशा 3/8 की ही रेशियो बाय मास का रेशियो हमेशा ये रहेगा कार्बन और ऑक्सीजन का। जैसे H2O कहीं पर भी उठा लो, पानी कहीं का उठा लो यार, नदी का, ओशन का, RO का, टूटी का, कहीं का उठाओ तो वो होगा तो H2O ना। तो उसमें जो बाय मास की रेशियो है, वो कितनी है? 2:16, तो 1:8। पानी में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के बाय मास की प्रोपोर्शन बाय मास फिक्स्ड है 1/8। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन की प्रोपोर्शन बाय मास फिक्स्ड है 3:8। ऐसे ही हर कंपाउंड में फिक्स्ड है। CaCO3 में जो देखोगे वो फिक्स्ड है, CO2 में देखोगे फिक्स्ड है, H2O में देखोगे जो बाय मास फिक्स्ड है। कांस्टेंट प्रोपोर्शन होती है हर एटम की, ये बोलता है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। ये वैलिड है हर एलिमेंट्स पे, हर एलिमेंट पे, हर कंपाउंड पे ये फॉर्मूला वैलिड है, बट इसकी 2 लिमिटेशंस है। इसकी क्या है? 2 लिमिटेशंस क्या है इसकी? पहली लिमिटेशन तो ये है कि ये आइसोटॉप्स के लिए वैलिड नहीं है। मतलब क्या हुआ? जैसे मैं अभी CO2 की बात कर रहा था बेटा, मैंने बात करी CO2 की। CO2 का बाय मास रेशियो कितनी आई थी हमारी? 12:32। इसका मतलब है 3:8। अगर इसको मैं सिंप्लीफाइड कर दूं, 3:8। अगर कार्बन का आइसोटोप ले लिया जाए, तुम्हें पता है यहां पर कार्बन के 3 आइसोटोप होते हैं, C12, C13, C14। तो हम जनरली जो भी कार्बन रखते हैं वो C12 वाला रखते हैं, बट कभी कभार मैंने क्या किया, जो कंपाउंड बनाया, ऐसे क्या थोड़ी है मैं C14 से CO2 नहीं बना सकता, बिल्कुल बना सकता हूं। मैं मान लो C14 से CO2 बनाता हूं, तो यहां पर इसका मॉलिक्यूलर मास तो 14 हो गया, 14:32 है ना। तो अब तो रेशियो बाय मास फिक्स नहीं, अब कहां 3/8 आया? अगर आइसोटोप लोगे तो रेशियो बाय मास चेंज हो जाएगा, मास की रेशियो चेंज हो जाएगी ना, तो वहां पर ये फॉर्मूला या ये लॉ वैलिड नहीं। समझ रहे हो ना मेरी बात? जब कार्बन का अलग अलग आइसोटोप CO2 में रखोगे तो मास 3/8 रेशियो में नहीं रहेगा। ऐसे H2O में रख लो, सर H का तो आइसोटोप होता है, H के 3 आइसोटोप होते हैं, प्रोटियम, ट्रिटियम, ड्यूटेरियम।
है ना, तो उनका भी रखोगे तो वो 1:8 नहीं रहने वाली, क्योंकि देखो चेंज हो रहा है, 14/32 3:8 कहाँ बनता है। समझे मेरी बात। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन की पहली लिमिटेशन है कि वो डिफरेंट आइसोटोप्स के लिए वैलिड नहीं है, ये वाला कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला। दूसरी बात ये है कि अगर हम कुछ एलिमेंट्स ऐसे उठाएं जिनकी सेम रेशियो में आपस में वो कंपाउंड बना दें, ध्यान से सुनना इस बात को, कोई मैंने एलिमेंट्स या एटम्स ऐसे उठाए हैं, उनकी एक रेशियो ले ली और एक कंपाउंड बना दिया, तो उससे अलग अलग कंपाउंड्स बनाए जा सकते हैं, बनाए जा सकते हैं। जैसे जैसे बिल्कुल आसान सी बात, मैं कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इनकी बात करता हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं कार्बन के 2 एटम लेता हूं, सही है, हाइड्रोजन के 6 एटम लेता हूं और ऑक्सीजन लेता हूं 1, इनको इस रेशियो में कंबाइन कर देता हूं। बाय मास का रेशियो है, सॉरी बाय एटम्स का रेशियो है, मास तो नहीं ले रहा, एटम ले रहा हूं मैं इतने इतने। अगर मैं इसको कंबाइन करने की कोशिश करूं तो ये एटम बना जा सकता है C2H5OH। देखो ये वैलिड हो रही है बात नीचे, 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन है, 5 और 1 6, 1 ऑक्सीजन, ये कंपाउंड बना, क्या होता है ये इथाइल अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल या इथेनॉल है ना, ये इथेनॉल, ये दारू पीने वाली दारू को इथेनॉल बोलते, पता ना, जो दारू पीते हो विस्की रम, वो इथेनॉल है ना, उसमें अल्कोहल यही वाला होता है, इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल, ठीक है। अब इसी रेशियो को सेम रखते हुए मैं एक और कंपाउंड भी बना सकता हूं, जो कि ये बोल रहे हैं एलिमेंट्स कैन कंबाइन इन सेम रेशियो, इसी रेशियो में उठाकर मैं कोई और नया कंपाउंड बना। बोलोगे सर कैसे बनेगा, ये देखो, 2 हाइड्रोजन तो 2 हाइड्रोजन प्लस 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं, हाइड्रोजन कितने हैं 6 हैं, तो हाइड्रोजन 6 हैं और एक रख देता हूं O, मतलब इसको ऐसा लिख दूं CH3OCH3। ध्यान से देखो, क्या ये कंपाउंड की रेशियो 2:6:1 है, C2H6 को CH3 लिख दूं, ये अलग कंपाउंड होता, पता है ना सबको, ये कंपाउंड बनता है CH3 ROR कंपाउंड है ये, ROR ईथर है, ये ईथर, ये क्या है ईथर, आगे पढ़ोगे, चलो कोई ना। तो ये देखो इसकी रेशियो भी है, इसकी रेशियो भी यही है। तो अगर इनको बाय मास उठाऊं मैं, बाय मास का देखूं तो क्या बनेगा, 2 कार्बन है तो 12 मास हो गया, इज 2, हाइड्रोजन 6 है तो 6 हो गया, और ऑक्सीजन है 16, तो 4 2 6.3.8 है ना, यही बनेगा। 6 3 और 8 बाय मास की, दोनों में तो सेम रेशियो बनी है बाय मास की, बट कंपाउंड अलग है तो बाय मास की रेशियो भी अलग हो सकती है। तो यहां पर भी इसकी वैलिडिटी में थोड़ा सा गड़बड़ है, समझे। कंबाइन कर कर अलग अलग फॉर्मूला बना सकते थे, अलग अलग कंपाउंड बना सकते थे सेम एटम में, बट उसके हिसाब से तो मास की रेशियो सबकी सेम आई है, यहां पर अलग आ रही थी आइसोटोप से। तो ये इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं, इसकी कुछ लिमिटेशंस हैं। इसको समझने के लिए एक क्वेश्चन भी करते हैं कि कैसे कर सकते हो। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, जैसे ये ले लो, यही वाला ले लेते हैं। हमें दिया गया कि हमें Ag को नाइट्रिक एसिड के साथ मिक्स किया गया। अब ये फॉर्मूला तुम्हें याद करने पड़ेंगे। Ag को नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट करवाकर हमने AgNO3 बनाया और साथ में हाइड्रोजन गैस निकलेगी, भूल जाओ। फिर इस AgNO3 का हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्शन कराकर हमें AgCl बना दिया, हमने सिल्वर क्लोराइड बना दिया। कितना सिल्वर क्लोराइड बनाया है, 2 केसेस दे रहे हैं। हमने सिल्वर क्लोराइड बनाया है बेटा 0.66 ग्राम। हमारे पास जो ये बना है ना, क्वेश्चन में बोला है पहला केस कि ये 0.66 ग्राम बना है, और कितना सिल्वर यूज किया था यहां पर, 0.5 ग्राम सिल्वर यहां लिया था। समझो ध्यान से, प्रूव करना है कि लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन वैलिड है। पहला केस तो ये रहा कि हमने ऐसा किया, 0.5 ग्राम सिल्वर लिया और उससे 0.66 ग्राम AgCl बना दिया, समझे। दूसरा केस हम बोलते हैं कि हमने AgCl ही बनाया है, सिल्वर क्लोराइड ही बनाया है, बट अलग तरीके से बनाया। क्या अलग तरीका है, हमने फिर सिल्वर लिया, बट अब उसका रिएक्शन डायरेक्ट क्लोरीन गैस के साथ करा दिया। क्लोरीन गैस Cl2 होती है, तो फिर हमें AgCl मिल जाएगा, बैलेंस कर देंगे कोई बात नहीं, फिर हमें AgCl मिल जाएगा। बट इस केस में जो सिल्वर लिया गया है वो लिया गया है 1 ग्राम,
अभी जो सिल्वर लिया है वो लिया 1 ग्राम, और अभी जो हमें AgCl मिला है वो गिवन है 1.32 ग्राम। ये हमें मिला है 1.32 ग्राम। समझते हो इस बात को? AgCl, ये 2AgCl 1.32 ग्राम मिला है ना, डबल मिला है 2AgCl, तो 1.32 अपने आप बनेगा, कोई बात नहीं। हम मैं बताता हूं। अभी हमें प्रूव करना है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन को आप कैसे प्रूव कर सकते हो? अगर आप ये प्रूव कर दो कि जितना AgCl की बात हो रही है ना, जितना AgCl में यहां AgCl बना, वहां पर कितना Ag है? देखो AgCl बना है, तो मैं भी बोल कर रहा हूँ लॉ कांस्टेंट प्रोपोर्शन बोलता है कि Ag कोई कंपाउंड बने, कहीं से बने, कैसे भी बने, उसमें जो इनके मास की रेशियो होगी वो तो फिक्स रहेगी, यानी जितना इसका मास है उतना ही इसका मास रहेगा। मुझे इसके मास की वैल्यू देखनी पड़ेगी ना। क्लोरीन कितना होता है? क्लोरीन का एटॉमिक मास होता है 35.5, और इसका कितना होता है? इसका भी कुछ मास होता होगा। सिल्वर का मास कितना होता है? हाँ देखना पड़ेगा ना। सिल्वर का मास होता है भैया, कहाँ गया सिल्वर का एटॉमिक मास? मुझे भी याद नहीं है। सिल्वर का एटॉमिक नंबर देखना पड़ेगा कितना होता है। चलो कोई ना, देख लेते हैं। इसको ऐड करोगे तो मॉलिक्यूलर मास पता चल जाएगा, या हमें सिर्फ एटम रखने ना मॉलिक्यूलर मास में, ऐड तो नहीं करना हमें, तो सिर्फ देखना। ये रहा सिल्वर, कितना मॉलिक्यूलर मास है इसका? इसका एटॉमिक नंबर है 47 अगर मास है तो मास कितना होगा इसका? यहाँ पॉइंट में होगा 107.9, तो 108 होगा अप्रोक्सीमेटली। समझे? तो 108 इसका मॉलिक्यूलर मास है। इसको कर दो ऐसे, 0.66 ग्राम ऑफ AgCl इज प्रोड्यूस्ड बाय यूजिंग, किसको यूज कर 0.5 ग्राम ऑफ Ag। सही है? और 1 ग्राम AgCl कब मिलेगा? जब मैं 0.5 बटे 0.66 लिख दूंगा, डिवाइडेड बाय 8 है ना, यूनिटरी मेथड लगा रहे हैं। सही है ना? 1 ग्राम AgCl बनाने के लिए मुझे इतना मास चाहिए Ag का। किसका मास चाहिए? Ag का, ऑफ Ag। ठीक है, इतना Ag लगा होगा 1 ग्राम के लिए। 1 ग्राम AgCl बनाने के लिए इतना Ag लगा होगा, तो यहां से AgCl की परसेंटेज निकाल लो कितनी आई। परसेंटेज कितनी हुई? 0.5 बटे 0.66 इंटू 100। कैलकुलेट करो जरा इसको, क्या आंसर आएगा? ये आएगा 75 पॉइंट कुछ, वैल्यू लिख देता हूं मैं सीधी, 75.76%। ये किसकी परसेंटेज आ रही है बताओ? ये परसेंटेज किसकी आई है? Ag की परसेंटेज आई है। ये किसकी परसेंटेज आई है? Ag की। यानी 0.66 ग्राम में कितना Ag? अच्छा मैंने लिख गलत दिया, 0.66 ग्राम ऑफ AgCl कंटेन्स, मैंने गलत लिख दिया, कंटेन्स 0.5 ग्राम Ag। अरे जो AgCl में Ag आया बेटा, AgCl में जो Ag आया कहां से आया? यहां से आया ना, यहीं से तो आया। सारा Ag इसने तो दिया ही नहीं, कुछ सारा इसी ने दिया होगा। तो जो इसके अंदर Ag है, देखो इसका वेट है, मास है 0.66 ग्राम, तो इसके अंदर कुछ Ag का मास होगा, कुछ Cl का मास होगा। तो Ag का जो सारा Ag यहीं चला गया, तो 0.5 ग्राम तो इसके अंदर Ag है। अब AgCl में Ag का परसेंटेज कितना है, हमने वो निकाल लिया। AgCl में Ag का परसेंटेज कितना आया? इतना, 0.5 बटे 0.66 इंटू। क्लोरीन का निकाल लो। क्लोरीन के परसेंटेज को क्या करोगे? 100 माइनस 75.76 इक्वल टू 24.24 कुछ आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली परसेंटेज। क्लोरीन की ये आई। अब दूसरे केस में भी परसेंटेज निकाल लो दोनों का। क्लोरीन की परसेंटेज ये आ गई, ये आई Ag की परसेंटेज। अगर परसेंटेज सेम आती है कंपाउंड में तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वैलिड है। जैसे कि देखो, अब अगले केस में क्या था? 1 ग्राम देता है 1.32 ग्राम। अब ध्यान से सुनो, अब इसका मतलब ये है कि 1.32 ग्राम AgCl में, केस 2 आई है, 1.32 ग्राम AgCl में 1 ग्राम Ag है, इन्होंने बोल रखा है। तो 1 ग्राम AgCl में 1 बटे 1.132 ग्राम Ag होगा कि नहीं होगा? 1.32 में 1 ग्राम है तो 0.32 Cl होगा। सिंपल सी बात है। Ag की परसेंटेज निकाल लो। Ag परसेंटेज कितनी होगी? 1.132 इंटू 100, यानी 100 बटे 1.32।
तो इसको सॉल्व करोगे तो वही आंसर आएगा जो पहले था, 75 पॉइंट कुछ कितना 76। अब Cl की कितनी आएगी, वही 24.24। इसका मतलब है Ag के अंदर, AgCl के अंदर, ध्यान से सुनो, AgCl के अंदर पहले केस में Ag आया था 75%, दूसरे केस में Cl आया 25%, एवरेज बोल रहा हूं, हाँ पॉइंट में नहीं बोल रहा। तो इसका मतलब ये है कि दोनों में बराबर मास है दोनों का। AgCl में Ag जब यहां से बनाया यहां से बनाया, दोनों में परसेंटेज बराबर है या मास इक्वल है, यही तो है लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। तो हेंस प्रूव्ड बोलेंगे, इलस्ट्रेट कर दो तो हम बोलेंगे कि हाँ जी ये लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है, लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन को फॉलो करता है, जो कि हर रिएक्शन करता है, बस उसमें आइसोटोप ना हो कोई और अलग से। समझे? थोड़ा सा मुश्किल लगा होगा, पहले दिन कर रहे हो तो कोई बात नहीं, एक दो क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे तो समझ में आ जाएगा। तो हम मिलते हैं अगले किसी लॉ के साथ, तब तक पढ़ते रहिए, एंजॉय करिए। ऑल द वेरी बेस्ट बच्चों, बाय बाय।